नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत और वन विभाग। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पठानिया साहब। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, वन क्या आत्मनिर्भर भारत में एक भूमिका निभा सकते हैं? क्यों नहीं निभा सकते? बिल्कुल निभा सकते हैं। और हिमाचल जैसे प्रदेश में तो जहाँ पे लगभग 68.7% भूमि ही वन में है, तो वहाँ तो हिमाचल प्रदेश और जो हिली स्टेट्स हैं उनमें तो वन ही जीवन है जी। तो जहाँ वन ही जीवन है वहाँ से वन के साथ आप सब कुछ जोड़ सकते हैं, क्या कुछ नहीं जोड़ सकते? जी जी। और कहा जाए तो जब भी हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो यहाँ के वनों की बात होती है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के वन जो हैं पूरे देश के फेफड़े हैं, यानी हमारे वन जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तभी हमारा पर्यावरण इतना अच्छा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो आपने क्या सोचा है, क्या स्ट्रैटेजी है कि इन दोनों बातों को आपस में जोड़ दिया जाए? देखिए, वन ही जीवन है जैसे मैंने आपको कहा, और वन के साथ हमारा तो बहुत पुराना एक नाता रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों का और हिमाचल प्रदेश की खास करके गृहिणी महिलाओं का। अब तो जैसे आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का एक सपन है, एक पूरा देश इस तरफ बढ़ रहा है। हम भी इस तरफ कुछ अपने एक्शन प्लान्स को प्लान कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को तैयार करना चाह रहे हैं। हमने 2 एग्रीमेंट्स MOUs अभी पिछले दिनों में 4-5 दिन पहले ही किए हैं। कांगड़ा बेस्ड हम 2 पाइन निडल्स के ऊपर जो है वो यूनिट्स लगाने जा रहे हैं। बड़े यूनिट्स हैं, 150 करोड़ के यूनिट्स हैं, और 6 यूनिट्स इस वक्त ऑलरेडी हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और हमारे पास कोई 28 यूनिट जो है इन प्रोसेस में है। जी जी। इसमें जो पाइन वुड निडल्स का जो जितना भी घास निकलता है, जो पाइन का वो निकलता है, ब्रोजा निकलता है, और ये जो पाइन वुड्स का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट के माध्यम से हम उसको जो है ब्रिकलेट्स को प्रोड्यूस करके एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। उसमें ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को काम मिलता है, बच्चों को काम मिलता है, और बहुत हमको अलग अलग जगह पे जो है इसके कलेक्शन सेंटर्स अब बनाने पड़ेंगे, जिस कलेक्शन सेंटर्स के माध्यम से जो है मनरेगा के तहत भी इसको हम जोड़ना चाह रहे हैं साथ में, और वहाँ पे भी एक सोर्स आपको एम्प्लॉयमेंट का मिलेगा। इसी तरीके से हम जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जैसे हम लोग आज इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश के वन जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अलग हैं, और इस देश में एक मेन अट्रैक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन आता है वो हमारे जंगल में जाना चाहता है, जंगल में रहना चाहता है। तो हम एक इको टूरिज़्म की पॉलिसी, जिसमें कल ही हमने कैबिनेट में जिसको लेकर आए, उसमें मैंने इसको कैबिनेट के अंदर इसको ऐड करवाया है, और इको टूरिज़्म ग्रीन विलेजेस के माध्यम से एक हाई एंड टूरिज़्म के लिए, और हमारे जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस हैं इनके माध्यम से युवाओं के लिए हम अलग अलग 2 पॉलिसीज़ को लेकर अगले कैबिनेट में आने वाले हैं। और उसके बाद इसको बड़े विस्तार से बड़े हाई एंड के ऊपर जो है हम इसको नीचे तक धरातल तक पहुंचाएंगे। जैसे होम स्टे होते हैं आपके, वैसे होम स्टे है तो वो टूरिज्म के नाम, आप कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ऑलरेडी 7 स्टार 5 स्टार में रह चुके हैं, वो आगे अब हमारे बहुत सुंदर लोगों के एप्पल के ऑर्चार्ड्स हैं, हम उनको आधुनिक टेंट स्विस कॉटेजेस जो है प्री फैब देना चाह रहे हैं, और उसके माध्यम से हम टूरिज्म को उनके ऑर्चार्ड्स तक पहुंचाना चाहेंगे, वनों तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारी अपनी इको सोसाइटीज़ हैं जिसके माध्यम से हम काम करना चाहेंगे, और 90% जो है युवाओं को, हिमाचली यूथ को जो है उसमें केटरिंग के लिए, उसके अंदर ट्रैकिंग के लिए, उसके हाइकिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए, रिवर क्रॉसिंग के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, रॉक क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो एडवेंचर टूरिज्म में जो है शामिल की जा सकती हैं। उनको हम इसके साथ पूरा एक पैकेज के रूप में रोपन करेंगे। देखिए, हमने जो कोई 55 एक ऐसे रेस्ट हाउस आइडेंटिफाई किए अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए, जो 7000 के हाइट से ऊपर है जी। अब हमने एक अपना पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करना शुरू किया है, जिसके अंदर हम अपना एक हाई डेफिनेशन मार्केटिंग जो है नेट के थ्रू वो करना जा रहे हैं। हम अपना एक कॉल सेंटर जो है वो तैयार कर रहे हैं शिमला के अंदर, धर्मशाला के अंदर, और इस कॉल सेंटर के माध्यम से हम जितने कॉलेजेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ अपना राब्ता कायम कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड, जब भी कोविड ख़त्म होगा तो हम उन बच्चों को हिमाचल प्रदेश में इन रेस्ट हाउसेज में, एक रेस्ट हाउस के साथ 30 टेंट लगाने की योजना बना रहे हैं। तो उस रेस्ट हाउस के माध्यम से वो एक बेस कैंप बन जाएगा। उस बेस कैंप के आगे से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ अपनी शुरू करेंगे। जैसे आपने किसी कैंप ट्रैक के लिए जाना तो आप वहाँ से जाएंगे, किसी माउंटेनियरिंग के लिए जाना तो वहाँ से जाएंगे, रॉक क्लाइंबिंग के लिए वहाँ से जाएंगे,
वो एक बेस कैंप बन जाएगा। वो युवाएं वहाँ पे सस्ते पैकेज में वहाँ आएंगे। एक यूथ जब 16, 17, 18 साल की उम्र में आता है, शादी के बाद भी वो यहाँ आएगा, और शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो वो भी, उनको भी हिमाचल भेजेंगे। वो एक किस्म का एक हम कैच दम यंग, एक रिपीटेड सेल्स टूरिज्म के माध्यम से हम इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये सारे प्रपोजल्स हमारी इस अगले आने वाली कैबिनेट में आ रही हैं, और हम वॉर फुटिंग में, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चला हुआ है, हमारे पास समय है प्लान करने का जी, क्योंकि अभी 3 महीने लगता है कि और कोविड का ये महामारी चलेगी। तो इसके दौरान हम अपना सारा ये सिस्टम प्लान करके, हर चीज़ को इन प्लेस करके, हमने 9 साइट्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों में पूरी टीम लेके झंझली का टूर करके आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है नंदिनी जी। वाकई कई बार लगता है पता कि हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर में जाओ तो पता चलता है कि हिमाचल कितना खूबसूरत है, हमारे जंगल कितने खूबसूरत हैं। हम अपनी वाइल्ड लाइफ को, हमारे अपने जंगल्स को, हम इसको एक टूरिज्म पोटेंशियल से एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सके। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत हम तो अपने वनों पे निर्भर हैं, और युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी इसमें निर्भर कराएंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे भी इनको निर्भर कराएंगे, और टूरिज्म से भी इनको निर्भर कराएंगे। एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है। अब जब बात होती है कि युवाओं को फॉरेस्ट के अंडर, मतलब आपका जो ये विभाग है, वन विभाग, ये इन योजनाओं को लागू करने जा रहा है, लेकिन जब आप बात करते हैं इको टूरिज़्म की, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या हमारे पास इतना जो है ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, क्या उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? तो इन सारी चीज़ों को के ऊपर क्या आपने कुछ काम किया है? देखिए, हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है जी। हमारे पास हिमाचल प्रदेश इज़ फुल ऑफ टैलेंट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम प्री फैब टेंटेड कॉलोनी जो लगा रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा समय थोड़ा लगेगा जी। उसको हमें पूरा फिक्स करके ऑपरेट करने में 3-4 महीने में हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक कंसेप्शन, हम आइडिया नया जो निकाल रहे हैं वो कि हम 5 स्टार 7 स्टार टेंट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। उन टेंट्स के अंदर हम ये वाली जो मैंने बताया को ग्रीन टूरिज्म की जो है, ये हाई एंड टूरिज्म के लिए, ये बहुत हाई एंड के लिए। इसमें कम से कम 15,000 से ऊपर ही आपको एक टेंट मिलेगा एक रात के लिए। और जो दूसरी मैंने रेस्ट हाउस वाली स्कीम बताई, वो युवाओं के लिए है। वहाँ पे 1,000-1,500 में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी विद फूड एंड पैकेजेस एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे हम हिमाचल को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उन युवाओं को, यहाँ पे 50,000 युवाओं को देश से यहाँ पहुँचाकर उनको बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए तो सही हिमाचल है क्या। आप आगे, पहले आप फर्स्ट, आपको मौके पे जब आप दर्शन करेंगे, आगे हिमाचल की फील लेंगे, हिमाचल की ब्यूटी को देखेंगे। और जैसे आपने कहा कि ये हमारा लंग एरिया है जी। पूरे उत्तर भारत का लंग एरिया हिमाचल प्रदेश है। हमारी कार्बन क्रेडिट्स की जो है बहुत बड़ी योजना है, और हम लोग ग्रीन कार्बन क्रेडिट्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हिमाचल वाले। और हमने अभी हमारा जो वन का जो है फॉरेस्ट कवर है वो कोई 27.5% के करीब है। इसको हम एक योजना तरीके से 30% तक लेके जा रहे हैं। 30% में हमें डेंस फॉरेस्ट, और उसके अंदर 15% तो हमने एक कोर एरिया रख दिया, हार्ट एरिया जिसको कहते हैं। उस कोर एरिया को तो आप टच भी नहीं कर सकते। उस 15% के फॉरेस्ट को के हम किसी को नज़दीक भी नहीं जाने देंगे। इस करके हमने अपने दोनों फैक्टर्स को जो बचा के रखा हुआ है। हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर। इट इज़ माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट। उसके साथ साथ में डेवलपमेंट भी ना रुके, विकास भी ना रुके, हमारी छोटी मोटी जो है काम जो है विकास के वो भी चलते रहे। इन सबका बीच में एक संतुलन मेंटेन करना, एक बैलेंस मेंटेन करना, इस उच्चता से हम आगे काम कर रहे हैं। आपने बात कही कि आप फॉरेस्ट को टच नहीं करने देंगे, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि खबरें आती है यहाँ पर अवैध कटान हो गया, वन माफिया बहुत ज़्यादा पिछले दिनों, काफ़ी आप जब फॉरेस्ट मिनिस्टर नहीं थे तब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। आप खनन माफिया की बात विधानसभा में लगातार उठाते रहे हैं। फॉरेस्ट माफिया को किस तरह से लगाम लगाएंगे? देखिए, माफिया के खिलाफ तो मेरी चैम्पियनशिप बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी लड़ाई है। 17-18 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और आगे भी इस लड़ाई को लड़ूंगा। वन माफिया के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले 40 दिन से, जब से मैं मंत्री बना हूँ। और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से, और अपने जो आईटी का विभाग है उसके माध्यम से, हमने उनको कहा कि एक प्रोजेक्ट तैयार करिए जो अगले इस महीने के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड अपने सारे जो है जंगल्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड करने जा रहे हैं, और उसको हम 6 महीने के अंदर तैयार करके दिखाएंगे। हम पूरे जंगलों को जो है उसको हम वाईफाई पे लेकर आ रहे हैं, और अपने सारे डीएफओस को हम जो है जियो ट्रैकिंग के ऊपर लेकर आ रहे हैं।
अब हमारे अधिकारियों को दफ्तर में बैठना कम करना पड़ेगा और जंगल में घूमना ज़्यादा शुरू करना पड़ेगा। हम उनको पूरा ट्रैकिंग सिस्टम के नीचे पूरा अपने कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे, उनको वॉच करेंगे कि हमारे डीएफओस कितना जंगल में गए हैं, उनके रेंज ऑफिसर्स कितना जंगल में गए हैं, उनके निचले अधिकारी कितना जंगल में गए हैं। वहाँ जंगल में जाएंगे, इलिसिट फेलिंग को चेक करेंगे, हमारा जितना सैल्वेज वुड है उसको चेक करेंगे, कोई इंक्रोचमेंट्स तो नहीं हुई हैं उसको चेक करेंगे, और इसको हम पूरा जीपीएस बेस्ड करने वाले हैं। जीपीएस बेस के बाद हम इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम इसको हाई-फाई सिक्योरिटी कैमराज के थ्रू जो कॉर्डलेस कैमराज होते हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश के जंगल में जितने मर्जी पैसे लग जाएं, इसके लिए व्यवस्था हमने दिल्ली से कर रहे हैं। पर वो जब एक बार इन प्लेस आ गया, जब एक बार वो सिस्टम इन प्लेस आ गया, हमारे जंगलों में जहीं से कहीं से भी कोई भी एक्टिविटी होगी वो हमारे कंट्रोल रूम में आ जाएगी। ये ऑलरेडी महाराष्ट्र ने और 5 स्टेट्स ने कर दिया है। अच्छा। और हम भी उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी पैटर्न के ऊपर मैं पिछले लगातार 20 दिन से इस पे काम कर रहा हूँ। और ये वन माफिया का जो हम कई जैसे आपने मुझे सूचित कराया, वैसे कई लोगों ने जो शुभचिंतक हैं प्रदेश के वनों के, उन लोगों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की है कि एक और वाकई एक वन माफिया इस प्रदेश में है। पर उनको हमने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि उनके दिन बहुत लिमिटेड हैं, बहुत गिने हुए दिन हैं, हम उनको स्पेयर करने वाले नहीं हैं। आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर वनों की बात की जाए तो बहुत दूर दराज का इलाका है। ऐसे में उन वनों पर नज़र रखना सच में एक चुनौती होगी, और जब तक स्थानीय लोग उसमें भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक कोई भी विभाग, कोई भी सरकारी तंत्र उस पर बहुत ज़्यादा काबू नहीं कर सकता है। क्या कोशिश आपकी रहेगी कि स्थानीय लोगों में एक कहा जाए तो आत्मविश्वास ये जगाया जाए कि यदि वो शिकायत करें तो जो है कार्रवाई की जाएगी? देखिए, विलेज लेवल कमिटीज़ तो हम बना ही रहे हैं और विलेज लेवल कमिटीज़ के माध्यम से इनका हम सहयोग भी ले रहे हैं, और लोगों को तो इसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। जब बिना लोगों को जोड़े, प्लस जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम ड्रोन के थ्रू जो है अपनी जो है पूरे माउंटेन्स की जो है रात को भी और दिन को भी और कैमरास के थ्रू हम इसको मॉनिटर करने वाले हैं। और ऐसे में फॉरेस्ट की जो इलिसिट फेलिंग होती है उसमें बहुत समय लगता है और बहुत नॉइज़ इन्वॉल्व होती है और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, तो उनको पकड़ना हमें इलेक्ट्रॉनिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो अभी हमें ये प्रॉब्लम इलीगल माइनिंग में आती है। इलीगल माइनिंग में फटाफट आए और 2 टिपर भरे और निकल गए, उनको ट्रेस करने में हमें, पर जहाँ तक फॉरेस्ट की फेलिंग का सवाल है, इलिसिट फेलिंग का सवाल है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं जी। और हमने भारत सरकार से भी अभी 15 फाइनेंस में जो है अपना स्टेटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैंने अभी बनाया है। हमने कहा कि आपने हमारी हिमाचल इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहाँ पे आपने बैनिंग पूरी की पूरी फेलिंग पे बैन लगा रखा है। हमारी सारी की सारी जो है डेवलपमेंट के काम जो चरमराए हुए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट वेल्थ को हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, पर हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और अपने फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भारत सरकार भी हमें कुछ इंसेंटिव दे, कुछ इनिशिएटिव दे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर मैंने बना के जो है इसको प्लीट किया है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है मैं केंद्रीय मंत्री जी से बहुत जल्द मिलने वाला हूँ सेशन के बाद, और अपना पूरा पक्ष प्रदेश का रखने वाला हूँ। और मुझे आश्वासन दिया गया कि हम आपका जो है आपकी सहानुभूति से आपकी बात को सुनेंगे और हमें हमारी हेल्प मिलेगी। हिमाचल वचनबद्ध है अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमें भारत सरकार से भी कोई इसके आशीर्वाद प्राप्त हो और हमें कोई मदद प्राप्त हो। एक और बात है, वनों पर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्थानीय लोग निर्भर रहते हैं, चाहे हम गुच्छी कलेक्ट करने की बात करें, जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करने की बात करें, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको अवैध ढंग से भी कलेक्ट करते हैं, कुछ लाइसेंस लेके कलेक्ट करते हैं। इन दोनों में सामंजस्य हो, लाइसेंस हर चीज़ जो है वो सरकार की नज़र में रहे, साथ ही साथ वहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिले, इसके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया नंदिनी जी, जिसका नाम है जायका का प्रोजेक्ट, जापानीज एडेड वो है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो जड़ी बूटी का है। मैंने एक अलग से अब यूनिट तैयार कर दी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम जड़ी बूटी सेल रखा है जी। और उस जड़ी बूटी सेल में अब मैं पिछले दिनों मंडी के टूर में था, कुछ लोग मुझे वहाँ मिले, कुछ लोग भरमौर के मिले। उन लोगों का मैंने एक कमेटी बनाई है, उनको पैनलमेंट की है, और एक आदमी की तो हमने डायरेक्टर के रूप में जो है वो बिल्कुल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, पर जड़ी बूटी के ऊपर वो पिछले 25 साल से रोटी खा रहा है, अच्छा कारोबार कर रहा है, उसको भी हमने एक नॉमिनल से वेजेस के ऊपर जो है अपने साथ विभाग में जोड़ लिया। हम एक स्वप्न ले रहे हैं हर्बल स्टेट का, और इस हर्बल स्टेट के लिए हमारे पास जायका से पैसा आया हुआ है, कुछ 400 करोड़ के करीब हमारे पास फंडिंग है। तो हम उसको बिल्कुल चैनलाइज करके एक बिल्कुल हम इस लेवल तक सोच रहे हैं कि हम जिसको कहते हैं कि हम अपने फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर हम पॉली हाउसेस लगा के और टिश्यू कल्चर के माध्यम से लाखों के में उसकी जो है उस प्लांट्स की जो है उसको बढ़ाएं,
और उस जो जड़ी बूटी के प्लांट्स हैं हम कुछ, जैसे हमने अभी तक अब हम इनिशियल स्टेज में हैं, पर हमने 11 एक आइटम्स जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन करने का कार्य शुरू किया जो बड़े रेयर स्पीसीज हैं। और जैसे गुच्छी आपने कहा, जैसे गुच्छी है, अब गुच्छी एक डेलिकेसी है। और गुच्छी इज अ नेशनल मशरूम व्हिच इज बाय द लाइटनिंग व्हिच इज क्रिएटेड एंड हाइट ऑफ 12,000 एंड अबव। अब उसकी मारामारी बहुत होती है, मारामारी में होती है उसकी ब्लैक बिकती है। अब चाइनीज ने उसको 6,000 पे तैयार करना शुरू कर दिया, पॉली हाउस में आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन से तैयार करना हो गया, पर उसको मार्केट नहीं मिली। वो आज के दिन में 5,000 6,000 की मार्केट में दिल्ली में लुढ़क गई, जबकि हमारी गुच्छी आज भी 12,000 16,000 तक जा रही है। तो इसको हमने पूरा चैनलाइज करने का एक व्यवस्था खड़ी कर दी है, जिसके माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए भी इन बच्चों को जो है अच्छी मार्केटिंग का एक सिस्टम भी उनको प्रोवाइड करेंगे, एक सपोर्ट सिस्टम भी उनको देंगे, सपोर्ट प्राइस भी उनको देंगे। इसके ऊपर हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि अब केवल 40-42 दिन हुए हैं मुझे आए हुए इस विभाग में, पर हम हर फ्रंट पे जो है अपने आप को अग्रसर रखे हुए हमने अपने काम शुरू कर दिया। आपने जड़ी बूटी की बात की तो एक बात ज़रूर मन में आती है कि ऐसे लोग जिनको जड़ी बूटी की पहचान होती थी वो लोग बहुत कम रह गए हैं। यूथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है जिसको इसकी पहचान हो। ये जो कहते हैं हुनर जड़ी बूटी को पहचानने का, ये यूथ तक पहुँचे और यूथ जो है उसे एक कारोबार के रूप में विकसित करे या अपने रोजी रोटी कमाए, इसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है? जी, मैंने आपको बताया ना कि हमने जो जड़ी बूटी सेल किया है फॉर्मुलेट, जो जिन लोगों से मैं अब मिलकर आया हूँ वो केवल अपना व्यवसाय जड़ी बूटी के सिर पे ही करते आए हैं और पिछले 20-25 साल से अच्छे पैसे कमाए उन लोगों ने। आज का यूथ की स्पीड ज़्यादा है, तेज है, मोबाइल बेस्ड यूथ है और टेक्नोलॉजी बेस्ड यूथ है और बहुत जल्दी वो अमीर होना चाह रहा है। और ये काम जो है बड़ा धैर्य का काम है और बहुत धैर्य का काम है और बहुत ये जिसको कहते हैं कि ओवर द एक्सपीरियंस ईयर्स जो है उसके साथ ये एक्सपीरियंस डेवलप होता है। तो ये इस बात को हम बता रहे हैं अपने यूथ को कि इस काम पे लगेगा। तभी मैंने आपको बताया कि हमने कल्पना की इस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम इस बात को अचीव करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा, जब से मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया है कि हर्बल स्टेट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा करना था वो हमने सिस्टम खड़ा कर दिया। ये सब कुछ इस सेशन के दौरान ही मैंने किया है और अब उन टीम्स को इन प्लेस कर दिए। इसके तुरंत बाद जैसे जिस दिन परसों सेशन खत्म होगा उसी दिन रात को मैं रोडू जा रहा हूँ, नेरवा जा रहा हूँ, चौपाल जा रहा हूँ, जो हमारे जितने बड़े बड़े जंगल हैं, जो हमारी सबसे थिकेस्ट रेंजेस हैं, उनका मैं विजिट करके ये जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हम पूरा नेटवर्क पैदा करना चाह रहे हैं। प्लस ये जड़ी बूटी एक स्वप्न नहीं, एक रियलिटी है जो हम इसको कन्वर्ट करें। और मुझे लगता है जिस हिसाब से हम काम शुरू करने वाले हैं 3 साल लगेंगे जी हमें, नंदिनी जी 3 साल में हिमाचल प्रदेश विल बी हर्बल स्टेट। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और क्यों जो हमने एक विजन डेवलप किया है मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, उस विजन के अंदर बड़ा स्पष्ट है जी कि हमको ठीक आदमी को ठीक जगह पे बैठाना है जी। द राइट पीपल हैव टू कम एट द राइट प्लेसेस। और उसके लिए हमने एक व्यवस्था खड़ी कर ली है, एक पूरा आइडेंटिफिकेशन हमने शुरू कर दी कि जो लोग इस ट्रेड के साथ जुड़े थे उनको प्राथमिकताएं मिले, उनको मार्केट अच्छी मिले और टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम इसको मल्टीप्लाई करें जी। और टिश्यू कल्चर के लिए भी मैंने 2 कंपनीज को रोप इन कर लिया है, जिनकी हम डेमोन्स्ट्रेशन एक की तो ले चुके हैं और एक की डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जल्द लेने वाले हैं, ताकि टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम इन जड़ी बूटी को मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी पिछले दिनों विधानसभा में विषय लगा, मुझे जवाब देना पड़ा उस विषय का, चंदन है जी। अब चंदन एक कमर्शियल इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो हमारे प्रदेश का एक वास्तु नहीं है, पर हमको जिस तरीके से ज्वालामुखी के आसपास के एरिया में, कांगड़ा, बिलासपुर, सब ट्रॉपिकल एरिया में जो चंदन की हमें प्रोडक्शन मिली है, 8 से 9 हज़ार रुपये किलो लकड़ी बिक रही है जी। और उसकी तस्करी बहुत हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा चोरी होती है। और हमारे कांगड़ा बेल्ट में पूरे के पूरे लोअर हिमाचल प्रदेश में अब लास्ट ईयर की चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट थी कि हम इसको बढ़ावा देंगे। हमने पिछले बढ़ावा ही नहीं देना है, हमने उसको बड़ा एक टेक्निकली प्लान किया है कि ये जंगल में तो बचेगा नहीं जी। तो इस साल हमने 60,000 पेड़ जो हैं अपने नर्सरीज में तैयार किए हैं। वो 60,000 पेड़ जो है हम जिम्मेदारों को मार्क करके बाई नेम बांटने वाले हैं और उनकी अंदर फेंसिंग में उनकी हेल्प कराएंगे, उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प कराएंगे, उसको सीसीटीवी कैमरास के साथ उनकी हेल्प कराएंगे। हम एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये 60,000 पेड़ इस साल लग जाए और कोई 2 लाख के पेड़ अगले साल लग जाए। ये एक फॉरेस्ट के अंदर, एक अपनी ज़मीन के अंदर एक जिम्मेदार अगर 20 पेड़ तैयार कर लेता है तो वो आने वाली पुश्तों की गरीबी दूर कर लेता है। तो उनको बताएगा कौन, उन तक जाएगा कौन, और उनको एक अपनी नर्सरी में ये सामान कब तैयार होकर देंगे, इसके ऊपर हमने काम शुरू किया है। और जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उस घोषणा को हम अगले महीने पूरा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब पिछली बार
भाजपा सरकार सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि जो पेड़ हैं, जो वन की प्रजातियां हैं, आंवला का पेड़ और इस तरह से जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसके पेड़ जो हैं घर में लगाए जाएं, वो योजना क्या अब भी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। अब तो हमने इसको ऑफिशियली ऐड कर दिया, जो हमने प्लांटेशन ड्राइव अभी इस साल की है, जो हम इस साल हेक्टर्स वाइज जो प्लांटेशन कर रहे हैं, और लगभग जो है 5 करोड़ पेड़ लगाने का जो हमने किया है, उसके अंदर हमने ये अब कह दिया है कि अब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जायका है, आईडीपी है, केएफडब्ल्यू है, ये जितने ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे पब्लिक पार्टिसिपेशन के रूप में काम कर रहे हैं, और इसमें सबके जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड ही काम करता है जी। और हमको वो विलेज लेवल कमेटीज़ के माध्यम से ही इसमें ऑपरेट करके जो है ये सारा संरक्षण करना है। अब हमने डिपार्टमेंट को भी बोल दिया कि 40% आपने फ्रूट के ट्रीज लगाने, और ये फ्रूट के ट्रीज जैसे आपने कहा कि जैसे देसी आंवला ही है, ये देसी आंवला है, देसी अमरूद है, देसी जैसे आपका पीज हैं, देसी आपका हमारा नाशपाती होती है, ये अगर ये देसी रूप में अगर लार्ज स्केल पे वनों पे लग जाएं तो 3-4 साल में ये अपना प्रोडक्शन पे आते हैं, और ये जितने ये बांदर बूंदर जंगली जानवर है, ये सब के सब उन कोर जंगल्स में लिमिटेड हो जाते हैं। वहाँ पे व्यवस्था खत्म हो गया, वहाँ पे फल नहीं रहा था, अभी ये लोग बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पे आ रहे हैं। तो उसको भी हमने 40%, पहले नहीं था ये बिल्कुल भी, हमने अब इसको कहा कि 40% आप कम से कम फ्रूट ट्रीज को ग्रो करेगा। आज हम पहल करेंगे तो आने वाले सालों में इसका रिजल्ट मिलेगा, तो इसलिए पहल अब हमारी सरकार ने की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको इसके अच्छे सुखद रिजल्ट्स मिलेंगे। पठानिया जी, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, युवा व खेल मंत्रालय। सब लोग जानते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। ऐसे में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि युवा जो हैं ना केवल सेहत वाइज तंदुरुस्त रहें, बल्कि उनको जो है मेंटली भी उनको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हमने कोविड समय में ही देखा कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो गई। युवाओं की जब नौकरी चली गई तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगे। ऐसे में आपका विभाग किस तरह से सोच रहा है कि यूथ का जो पूरा का पूरा दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक रहे? देखिए, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के तहत पहले तो इस विभाग में बजट ही नहीं हुआ करते थे जी। कभी ये ज़माना था नंदिनी जी, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पार्ट हुआ करता था। अब इसको अलग से नया डिपार्टमेंट के रूप में काम करना कुछ सालों से शुरू किया, और अब की बार तो हमारी सरकार ने इसका बजट बढ़ा के 45 करोड़ भी किया जी। मैं पिछले दिनों में भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी से मिलकर आया हूँ, और क्योंकि जैसे आपने कहा कि खुद आपने बताया कि कोविड का ज़माना चल रहा है, और कोविड के तहत बहुत मार पड़ी है, युवाओं को बहुत मार पड़ी है, टूरिज्म को बहुत मार पड़ी है, एजुकेशन को बहुत मार पड़ी है। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको मार नहीं पड़ी जी? सबका दिल टूटा हुआ है, सब लोग दुखी हैं, और सारा का सारा व्यवसाय जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे में युवाओं, जैसे मैंने कहा कि युवा खेल कूद जो है एक हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बात को युवाओं को बताना पड़ेगा, और क्योंकि नशा बहुत तेज़ी से इस प्रदेश में आना शुरू हो गया, और इस नशे की तेज़ी को रोकने के लिए इस विभाग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हमने ये बताया है और ये बताना शुरू किया कि दिस कैन बी अ बिग कैरियर ऑल्सो, ये एक बहुत बड़ा आपका कैरियर बन सकता है, और इस कैरियर के माध्यम से अच्छी नौकरी मिल सकती है। अभी हमने एक नई योजना मुख्यमंत्री जी के नाम से शुरू की है, खेल प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 ग्राउंड्स बना रहे हैं, और उन 2 ग्राउंड्स के माध्यम से उनके अंदर एक छोटा स्टेडियम तैयार करके हर फैसिलिटी उसके अंदर हम उनको देने वाले हैं। पर वो जो बच्चों की कमेटी वहाँ बनेगी, उन बच्चों की कमेटी से गंगा जल उठवा के कसम भी खिलवाई जाएगी कि वो नशे से दूर रहेंगे, और वो स्पोर्ट्स का एक इंटर जिले का हम पूरा एक कंपटीशन लॉन्च करेंगे, जिसमें हमें टैलेंट सर्च का भी काम करने को मिलेगा, और टैलेंट सर्च के साथ साथ में विंटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावना है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बार बार इस बात पर बोल रहे थे कि गुलमर्ग के अलावा भी कोई डेस्टिनेशन वो इस देश में तैयार करना चाह रहे हैं। उसकी हमने 5-6 साइट्स आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दी हैं, और उसके माध्यम से हम दिल्ली सरकार के पास एक बहुत बड़ी योजना लेके जा रहे हैं, और हम इंडोर स्केटिंग रिंक्स का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे 5-6 ओलंपिक इवेंट्स को हम जो है वो केटर कर सकें। इसके माध्यम से एक बहुत लंबा चौड़ा ये है, पर कोविड की वजह से इस डिपार्टमेंट को बहुत मार पड़ी है। स्टेडियम्स बंद पड़े हैं, ट्रेनिंग्स बंद पड़ी हैं, युवा फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब्स जा रही हैं, लेवल ऑफ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम इसके अंदर हम एक क्या पैकेज बना सके, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेशन के बाद हम उसको स्पेल आउट करेंगे और युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आपने जो है वो विंटर स्पोर्ट्स की बात की, तो मुझे याद है कि बहुत बार जब भी हम बात करते हैं
गुलमर्ग के तर्ज पर विंटर स्पोर्ट्स को शुरू करने की, तो चांचल की पहाड़ियों की बहुत बात होती है। कई बार ये बात होती है कि बाकी और साइट्स भी ढूंढी जाएं। अभी रिसेंटली जंजैहली में के एरिया में भी बात चल रही थी। क्या हम सच में तैयार हैं इस तरह का स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए? नहीं, क्यों हम तैयार नहीं है जी। मैं अभी जिस दिन सेशन खत्म हो रहा है उसी दिन शाम को मैं रुडू के लिए निकल रहा हूँ पूरी टीम को लेकर, और उस रात में रुडू रहने वाला हूँ। सुबह 6 बजे हम अर्ली जाके चांसिल का जो है पूरा एरिया वो स्कैन करने वाले हैं। उसके बाद हमने 7-8 साइट्स और आइडेंटिफाई किए हैं। नालदेरा की हमारी स्लोप्स बहुत अच्छी हैं, जहाँ से अभी हमने टनल बनाई जिसका प्रधानमंत्री ने बहुत जल्द उद्घाटन करना है। उसके नीचे जहाँ पे डंपिंग साइट थी वो कई किलोमीटर्स तक के लिए बहुत अच्छी साइट, एक नेचुरल स्लोप्स जो है स्कीज की वो बन के तैयार हुई हैं, उनको भी हम डेवलप करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आइस हॉकी के ऊपर हम काम करें, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, ये सारा 5-6 इवेंट जो है वो ओलंपिक बेस्ड इवेंट्स हैं। और एक बहुत बड़ा स्कोप है कश्मीर में। जैसा आतंकवाद चल रहा है, हमें इस पे जल्द काम करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द काम करके हम कुछ ना कुछ इवेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 इवेंट्स जो है नेशनल लेवल के जो हैं अगले साल हम हिमाचल प्रदेश में ला सके। इस साल तो कोविड की वजह से साल निकल गया, पर अगला दिसंबर हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे अगले दिसंबर में हम विंटर स्पोर्ट्स को आपको मैं दिखाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में हम अच्छे 5-6 इवेंट्स करने में कामयाब होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप स्टूडियो में आए और राजनीति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और कांगड़ा सब लोग जानते हैं कि हिमाचल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहीं ना कहीं देखने में आया, अगर हम इन चुनावों की बात करें तो पुराने जितने लीडर्स थे वो हार गए या फिर विधानसभा नहीं पहुंच पाए। कांगड़ा की अगर पर्टिकुलरली बात करें, अब क्या स्थिति है दोनों तरफ? अगर हम मतलब कांग्रेस की बात करें तो वहाँ के लीडर भी हार गए और यहाँ के लीडर भी हार गए। देखिए, ये जो आप बात बोल रही हैं नंदन जी, ये कांग्रेस पे तो लागू होती है पर हम पे लागू नहीं होती। हमारी बहुत स्ट्रांग टीम कांगड़ा से जीत कर आई है। हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष विपिन जी वहाँ से जीत कर आए हैं, विक्रम ठाकुर जी वहाँ जीत कर आए हैं, मैं वहाँ से जीत कर आया हूँ, कृष्ण कपूर जी वहाँ से जीत कर आए थे। किशन कपूर जी तो वो चले गए वहाँ पे, पर जीत के तो आए ना। विपिन परमार जी, अपने सरवीन चौधरी जी जीत कर आए, रमेश धवाला जी वहाँ जीत कर आए। सब सीनियर लोग हैं, सब हम 98 बैच के लोग हैं। सब लोग 98 में जीत कर आए थे। और ये जो कांग्रेस की जो टीम हारी है, बाली जी हो गए, सुधीर जी हो गए, चंद्र कुमार जी हो गए, ये सीनियर लोग, बुटेल जी हो गए, उनका बेटा आ गया, ये जितने सीनियर लोग थे ये लोग कांग्रेस के वहाँ पे हारे हैं। और देखिए, कांगड़ा ही सरकार बनाता है और कांगड़ा पॉलिटिकली सबसे सिग्निफिकेंट ज़िला है, सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है और सबसे इंपॉर्टेंट ज़िला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछली बारी 11 जीत कर आए थे, अगली बारी 12 आएंगे, कम नहीं होंगे। कांगड़ा में भाजपा मजबूत है। लेकिन अगर बात की जाए आपके आने से पहले, सिर्फ सरवीन चौधरी जी जो थी वो कहा जाए तो मंत्रिमंडल में थी। ऐसे में कांगड़ा के लोग बार बार आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात उठाते रहते थे। कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कांगड़ा को कम मिला और हमने ये देखा है पुरानी राजनीति में कि जब जब कांगड़ा की अनदेखी हुई है वहाँ के लोगों ने उसे बहुत अच्छे से नहीं लिया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने गांठ बांध लिया है और इस बात को समझ लिया है कि बिना कांगड़ा के बात बनने वाली नहीं। इसलिए कांगड़ा में किसी बात की कमी नहीं आई जा रही। जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी हमने अरबों करोड़ों रुपए के काम हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करवाए और हर एक विधायक ने कराए हैं। हाँ, आपकी बात ये ठीक है कि हम उसको प्रोफेशनली चैनलाइज नहीं कर पाए, जो अब हमने करना शुरू कर दिया है। और जब कोविड का थोड़ा सा डर कम हुआ तो सबसे पहला दौरा मुख्यमंत्री जी का कांगड़ा का हुआ। उससे आपको क्लियर पता चलता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर कांगड़ा को कितना सीरियसली ले रहे हैं कि पहली विजिट मंडी बाद में गए और कांगड़ा पहले गए और कांगड़ा में अरबों रुपए की सौगातें देकर आए और हमारी एक एक विधानसभा की, एक एक विधायक की एक एक योजना को उन्होंने फॉलोअप किया, उसका रिव्यू किया और पूछा कि कहाँ पे क्या कमी है, उस काम को तेज किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं थी उसके बारे में विशेष कमेटी अलग से बनाई और 3-3 काम हर विधायक के प्राथमिकता के रूप में जो इस साल में खत्म करने हैं दिसंबर से पहले उसकी सूची तैयार की। ये पहली बार ऐसा मैंने देखता हुआ, मैं भी अगला 7 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो हमने देखा कि इस बारी मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं और बड़े प्रैक्टिकल हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ कांगड़ा को ले रहे हैं, जिसके यही हम चाहते थे वो हो रहा है। अब बात की जाए कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं धवाला जी नाराज़ चल रहे हैं, सरवीन चौधरी जी भी पिछले दिनों नाराज़ चल रही थी, किशन कपूर जी की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा सरकार से खुश नहीं है। देखिए, कृष्ण कपूर जी 5.25 लाख वोटों से सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर इस देश में एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिल्ली गए हैं। अब उनकी भूमिका दिल्ली की ज़्यादा है, हिमाचल की कम है, ये तो स्वाभाविक है। इसी बात से वो नाराज़ है। नाराज़ नहीं कह सकते आप,
ये थोड़ा होता है जी, हिमाचल से निकल कर बहुत बड़े समुद्र में जाना, वहाँ सेटल होने में टाइम लगता है। सरवीन जी का ऐसा कोई विषय नहीं है। आज भी हम हाउस में इकट्ठे बैठे हैं। रमेश धवाला जी हर बात पे हमें गाइड करते हैं। आज पूरी तरह से पूरे सेशन में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ऐसा कुछ आप बताइए ना, कहाँ नजर आया कि आज रात को मेरे घर में भोज है कांगड़ा वालों का। आज सारे कांगड़ा वाले विद परिवार सहित आज मेरे घर में रात की रोटी खाने वाले हैं। तो हम लोग सब इकट्ठे ये डिनर डिप्लोमेसी नहीं कहेंगे इसे। नहीं, बिल्कुल आप मीडिया के माध्यम से इसको जो मर्जी बोलिए, डिनर डिप्लोमेसी बोलिए या, पर हमने ये फैसला किया कि हमारा परिवार इकट्ठा रहेगा, हम सब सुख दुख में इकट्ठे होकर काम करेंगे। और रमेश धवाला जी हमेशा एक बड़े भाई के रूप में, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी उनके पास गया था और मंत्री बनने के बाद भी उनके पास गया था और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था। और ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये चंदन के बारे में, खैर के बारे में, ये बहुत बड़ा विजन धवाला जी साहब का है। उन्होंने हमें वो विजन दिया, हम उसको विजन पे काम कर रहे हैं। वो पहले 2 बार मंत्री रह चुके हैं जी, और अब भी उनको कैबिनेट रैंक का स्टेटस दे रखा है। सब कुछ उनके पास उपलब्ध है। ऐसा कुछ नहीं है केवल हमारे विपक्ष के मित्र ही ऐसी बातों की अफवाहें उड़ाते हैं। बाकी कांगड़ा में पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है और इसको आने वाले 2 साल में और बेहतर करेंगे। राकेश पठानिया जी, आपने जो है पहले जो टूरिज्म कॉरपोरेशन थे उसके आप अध्यक्ष रहे, ये दूसरी पारी आपकी कही जाए तो वन मंत्री के तौर पर है। और जिस तरह की आप जुझारू हैं, जिस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, हमें विश्वास है कि वन विभाग को तो फ़ायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, प्रदेश को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातों पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।